आज हम कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा के नए की जन्म कुंडली एक भाग के आगे के भाग को पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं ये सोचता हूँ कि सांसारिक समझौते से ज़्यादा विनाशक कोई चीज़ नहीं, खासतौर पर वहाँ जहाँ किसी अच्छी महत्वपूर्ण बात करने के मार्ग में अपने या अपने जैसे लोग और पराये लोग आड़े आते हों। जितनी ज़बरदस्त उसकी बाधा होगी उतनी ही कड़ी लड़ाई भी होगी, अथवा उतना ही निम्नतम समझौता होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, वह किसी विचार को अपनाता है और उस विचार को वह प्रभावी करना चाहता है, तो उसके लिए अगर लोगों को पसंद नहीं है तो लोग उसका विरोध करेंगे। और अगर व्यक्ति वह सच में ईमानदार है तो अपने विचारों पर अड़ा रहेगा और उन्हें लागू करना चाहेगा और लोग उसका विरोध करेंगे। जब दोनों के बीच में ये स्थिति आ जाएगी कि वो आपस में सलाह कहेंगे, संधि करना चाहेंगे, तो वो जो समझौता होगा वो निम्न स्तर का होगा। इस भीषण संघर्ष की हृदय भेदक प्रक्रिया में से गुजरकर उस व्यक्ति का निजत्व कुछ ऐंडा वैंडा, कुछ विचित्र अवश्य हो गया था, किंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी बाजू सही थी, इसलिए वह असामान्य था। यानी कि वह अभी भी अपने विचारों पर दृढ़ रहने वाला व्यक्ति था। दूसरे शब्दों में मैं सामान्य उसको समझता हूँ जिसमें अपने भीतर के असामान्य के उग्र आदेश का पालन करने का मनोबल ना हो। यानी कि उसके अंदर आवेग उठ रहा है व्यक्ति के अंदर कि हमें ये बदलाव लाना चाहिए और उस बदलाव को वो ला नहीं सकता है, तो वह व्यक्ति साधारण है। और अगर वह उस बदलाव को लाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है तो वह व्यक्ति असाधारण हो जाता है। मैं अपने को ऐसा ही आदमी समझता हूँ। मैं मात्र सामान्य हूँ, मैं नामी गिरामी हूँ, ये अलग बात है। और चूंकि वह व्यक्ति हमेशा मेरे भीतर के असामान्य को उकसा देता था, इसलिए अपने भीतर के इस उकसे हुए असामान्य की रोशनी में मैं एक ओर स्वयं को ही हीन अनुभव करता, तो दूसरी ओर ठीक वही असामान्य मेरी कल्पना और भावना को उत्तेजित करके मुझे अपने से वृहत और व्यापक जो भी है उसमें डुबो देता। चाहे वह इंटीग्रल कैलकुलेशंस हो, सुदूर नेब्यूला हो, या कोई ऐतिहासिक कांड हो, अथवा कोई दार्शनिक सिद्धांत हो, या विशाल सामाजिक लक्ष्य हो। इसलिए मैं अपने और अपने मित्र के जरिए असामान्य के अंतर चरित्र और सामान्य के दबाव को भली भांति जानता था। यानी उसका मित्र है, वह उसके अंदर की जो असामान्य चीज़ें थी, असामान्य जो विचार थे, उनको उकसा देता था और उसके कारण जो लेखक की दृष्टि है उसमें परिवर्तन आ जाता और वह हर चीज़ को एक अलग ही नज़रिए से देखने लग जाता था। इस कारण से वह असामान्य का जो अंदर का चरित्र होता है उसके बारे में और सामान्य पर क्या क्या दबाव होते हैं इसके बारे में वह स्वयं अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वह इन चीज़ों को स्वयं झेल रहा था। लेकिन मेरी गति और दृष्टि कुछ और थी। जब मैं कोई काम करता तो इसलिए कि लोग उससे खुश होते हैं। वह काम करता तो सिर्फ इसलिए कि कोई एक बार कोई काम हाथ में लेने पर उसे अधिकारी ढंग से भली भांति कर ही डालना चाहिए। यानी कि मैं अगर काम करता था तो लोगों को खुश करने के लिए, और अगर वो व्यक्ति काम करता था तो वह सिर्फ इसलिए काम करता था जिससे कि उस जब काम कोई हाथ में लिया है तो उसे कर ही देना चाहिए। मेरी व्यावहारिक सामान्य बुद्धि थी, उसकी कार्यशक्ति आत्म प्रकटीकरण की एक निर्द्वंद शैली। हम दोनों में दो ध्रुवों का भेद था। जिंदगी में मैं सफल हुआ और वह असफल। प्रतिष्ठित, भद्र और यशस्वी मैं कहलाया, वह नामहीन और आकारहीन रह गया। लेकिन अपनी इस हालत की उसे कतई परवाह नहीं थी। इसका मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि वस्तुतः वह मेरी यशस्विता को भी बड़ी सत्ता के रूप में स्वीकार ना कर पाता, क्योंकि उसे मालूम था कि यह व्यक्ति अंदर से कितना खोखला है। इसलिए वह उसकी जो लेखक की प्रतिष्ठा है उसको इतने सामान्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था। इतने वर्षों बाद मेरी ज़िंदगी में जब वह वापस आया तो मुझे लगा कि यह उस उल्कापिंड की भांति है जो सैकड़ों वर्षों के बाद अवकाश के बाद सूर्य के आसपास आकर एक चक्कर लगा लेता है और पुनः अपने आकाश मार्ग पर निकल जाता है। यानी कि वह कुछ समय के लिए मुझसे मिलने आया है, इसके बाद वह अपने रास्ते पर अलग चला जाएगा। इस सुदूर यात्रा की उसके अनुभव की कीमत मैं जानता हूँ। भले ही किन्हीं अप्रत्याशित संघर्षों में टूट फूट कर वह धूल बनता हुआ खरबों मील दूर के किसी अंधेरे शून्य में खो जाए, किंतु आज उसने मुझसे कहा कि उसकी पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा है। मैं उसके विषाद को समझ गया। वह जिंदगी में छोटी छोटी सफलताएं चाहता था, उसके पास तो सिर्फ एक भव्य असफलता है। यह मेरी टिप्पणी है, उसकी नहीं। यानी कि उस व्यक्ति ने, क्योंकि वह व्यावहारिक नहीं हो पाया, इस कारण से उसने अपने जीवन में सिर्फ असफलताएं पाई थी, और असफलताएं भी ऐसी थी जो भव्य थी। मैंने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, लेकिन नक्शा तो है, यहाँ तो न गलत का नक्शा है न सही का। मैंने उसका दिल बंधाने की कोशिश की, और मैं कर ही क्या सकता था। मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक है कि वह थोड़ी बहुत सांसारिक सफलता की इच्छा रखे।
किन्हीं असावधान क्षणों में ही उसने मुझसे कहा कि वह स्वयं भूल का एक नक्शा है, वरना वह ऐसा नहीं कहता। लेकिन आज का ज़माना कैसा है, जबकि बुलबुल भी यही चाहती है कि वह उल्लू क्यों ना हुई। यानी कि आज हर व्यक्ति है वह अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है, चाहे वह अपने स्वयं में कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन वह जो बुद्धिहीनों के सामने है, बुद्धिहीनों के सामने जाकर के अपनी असफलताएं स्वीकार करके बस अपना काम निकालना चाहता है। चांदनी में एक जादू होता है, लेकिन यह जादू अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। न मालूम हमारी बात कहाँ से शुरू हुई। मैं डर डर कर उससे बात करता जा रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि उसे जाने अनजाने मुझसे कोई चोट पहुँचे, क्योंकि उसने अपने विचारों के लिए खून बहाया है, जिंदगी खत्म की है। इसलिए मैं धीरे धीरे उसकी बात सुनता जा रहा था, और जहाँ मतभेद व्यक्त करना हो वहाँ मैं अपनी आदत के अनुसार उत्तेजित होने के बजाय मुस्कुराकर बात कह देता। मैंने उससे पूछा, पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना कौन सी है। 1 मिनट तक उसने मेरी तरफ देखा और फिर छूटते ही कहा, संयुक्त परिवार का ह्रास। यानी कि भारत में संयुक्त परिवार टूट गए हैं, ये पिछले 20 वर्षों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना है। मैं स्तब्ध हो गया। उसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर खिलखिलाते हुए कहा, और इस तथ्य का साहित्य से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि साहित्य में परिवर्तन है, साहित्य समाज का दर्पण है, समाज में जो परिवर्तन होंगे वो साहित्य में दिखाई देंगे। और जबकि समाज में ये हो रहा है कि संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, तो उनका जो उनके टूटने का, उनकी जो प्रक्रिया है, उसके टूटने से जो दुर्गुण या फिर कहें उसकी जो अवगुण है वो हमारे सामने आ रहे हैं, तो ये सब साहित्य में प्रकट हो रहे हैं। चारों ओर चांदनी की रहस्यमय मधुरता फैली हुई थी, चारों ओर ठंडा एकांत फैला हुआ था। मेरी अजीब मनोस्थिति हो गई। मैं अपने पड़ोसियों की जिंदगियां ढूंढने लगा, अपने परिचितों का जीवन तलाशने लगा। एक अनिश्चित बेचैनी मुझ में फैल गई। हाँ, यह सही है कि जिंदगी और ज़माना बदलता जा रहा है, किंतु मैं परिवर्तन के परिणामों को देखने का आदी था, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं। यानी परिवर्तन के बाद क्या होगा, इस बात को मैं जानना चाहता था। परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, इससे मेरा कोई भी मतलब नहीं था। एक बात कह दूं, आजकल की आवश्यकताओं के अनुसार मैं चित्रकला और नृत्य कला से लेकर मानव वंश शास्त्र तक सबकी जानकारी रखता हूँ। इस संबंध में बहुत सारे दिलचस्प तथ्य मेरे दिलो दिमाग के पिछले पॉकेट में रखे हुए हैं, इसलिए मुझसे कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता। यानी कि उस थोड़ी थोड़ी जानकारी हर क्षेत्र के लेखक को है। जब मेरे मित्र ने एकदम संयुक्त परिवार की बात कही, तो मैंने उसका इम्तिहान लेने की जिद करके उससे पूछा, और इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल कौन सी हुई। 1 मिनट के लिए वह चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, राजनीति के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम न होना। यानी राजनीति है, उसके पास समाज को सुधारने का कोई भी कार्यक्रम नहीं है, वह बस एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप करके अपने समय को गुजार रहा है। साहित्य के पास सामाजिक सुधार का कोई कार्यक्रम न होना। सबने सोचा कि हम जर्नल सामान्य बातें करके सिर्फ और एकमात्र राजनीतिक या साहित्यिक आंदोलन के जरिए वस्तुस्थिति में परिवर्तन कर सकेंगे। फलतः सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभावों को सौंप दिया गया। यानी प्रत्यक्षतः समाज में क्या परिवर्तन होंगे, कैसे सुधार किया जाएगा, इस बात की हमने कोई परवाह नहीं की। और जो समाज से परे हैं व्यक्ति, जो समाज के अंदर की गहराइयों को नहीं जानते हैं, उसके लिए हमने ये कार्य है वो सौंप दिया है। देखते नहीं हो, आज़ादी के मिलने के बाद जातिवाद का उदय क्यों हुआ, खासकर राजनीतिक संस्थाओं के भीतर। सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभावों को सौंप देने के कारण ही साहित्य में भी गड़बड़ है। उसकी यह उक्ति मुझे बड़ी हास्यास्पद प्रतीत हुई। उसने मुझे मूर्खता के विशाल दृश्य दिखाई देने लगे। उसने अपनी बात को रबर जैसा तान दिया है। ऐसा मुझे लगा कि वह रबर जैसे फैलती आती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है, इसी तरह वह अपनी बात को फैलाना चाह रहा है। रात में, और वह भी चांदनी रात में, सामने के सेमल के झाड़ पर बैठे हुए कुछ कौवे चौंक पड़े। शायद किसी चमगादड़ ने वहाँ झपट्टा मारा हो। कुछ कौवे उड़े, पेड़ के आसपास कुछ देर मंडराए, फिर किसी डाल पर जाकर बैठ गए। लेकिन मेरा मित्र तैश में था। उसने कहा, समाज में वर्ग हैं, श्रेणियां हैं, श्रेणियों में परिवार हैं। समाज की एक बुनियादी इकाई परिवार भी है। समाज की अच्छाई बुराई परिवार के माध्यम से व्यक्त होती है। मनुष्य के चरित्र का विकास परिवार में होता है। बच्चे पलते हैं, उन्हें सांस्कृतिक शिक्षा मिलती है, वे अपनी सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ वहाँ से लेते हैं। हमारे साहित्य तथा राजनीति के पास ऐसी कोई दृष्टि नहीं है जो परिवार को लागू हो। यानी परिवार कैसा होना चाहिए, किस तरह के विचार होने चाहिए, कैसे संस्कार होने चाहिए, इस तरह का कोई भी जो विचार है या सुधार का कोई प्रयास है वो ना साहित्य के पास है और ना राजनीति के पास। 1 मिनट के लिए वह चुप रहा, फिर आगे बढ़ता गया। जमाने के साथ संयुक्त सामंती परिवार का ह्रास हुआ।
उन विचारों और संस्कारों के प्रति विद्रोह भी किया गया जो सामंती परिवार में पाए जाते थे, और वो सही भी था। सामंती परिवार में जब निरंकुश सत्ता प्रभावी हो जाती है तो उसका विरोध है वह स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लड़के बाहर राजनीति या साहित्य के मैदान में खेलते और घर आकर वैसा ही सोचते या करते जो सोचा या किया जाता रहा। समाज में बाहर पूंजी या धन की सत्ता से विद्रोह की बात की गई, लेकिन घर में नहीं। यानी घर में धन और पूंजी उसको इकट्ठा करके रखा गया, लेकिन समाज में बोलते हैं कि हमें धन है और पूंजी है उसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। वह शिष्टता और शील के बाहर की बात थी। मतलब यह है कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती घर में नहीं, घर के बाहर दी गई। घर का संपूर्ण संघर्ष कठिन था। उसमें भावनाओं की टकराहट उन्हीं से होती थी जो अपने प्राण के अंश थे। इसलिए न केवल उस संघर्ष को टाल दिया गया, वरन एक अजीब ढंग का समझौता किया गया। यह हुआ मैं कहता हूँ, यह हुआ मानो इसे। यानी कि इसने ये कहा गया कि मैं कह रहा हूँ बस, इसलिए इसको मान लो। मैं उसे अमल में ला रहा हूँ या नहीं ला रहा हूँ, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मुझे लगा कि वह मुझे गाली दे रहा है। एक ठंडी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। फिर भी चूंकि मुझे लगा कि उसकी बात अभी अधूरी ही है, इसलिए मैं चुप रहा। वह बोला, इसलिए पुराने सामंती अवशेष बड़े मजे में हमारे परिवारों में पड़े हुए हैं। पुरानों के प्रति और नए के प्रति इस प्रकार एक बहुत भयानक अवसरवादी दृष्टि अपनाई गई है। इसलिए सिर्फ एक सप्रश्नता है, यानी प्रश्न है, इसके और एक बड़ा प्रश्न है वैज्ञानिक पद्धति का अवलंबन करके उत्तर खोज निकालने की न जल्दी है, न तबीयत है, न कुछ है। मैं मध्यम वर्गीय शिक्षित परिवारों की बात कर रहा हूँ। यानी कि हम जो वैज्ञानिक पद्धतियों से जीवन जीने की बात करते हैं, तो उसको कैसे हम अपने परिवार में लाएं, इस बात की न किसी को जल्दी है, न इसका कोई उत्तर खोजना चाहता है, और ना किसी को इसकी चाह है। जो पुराना है वह लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन नए ने पुराने का स्थान नहीं लिया। धर्म भावना गई, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि नहीं आई। धर्म ने हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को अनुशासित किया था। वैज्ञानिक मानवीय दृष्टि ने धर्म का स्थान नहीं लिया। इसलिए केवल हम अपनी अंतः प्रवृत्तियों के यंत्र से चालित हो उठे। उस व्यापक, उच्चतर, सर्वतोमुखी मानवीय अनुशासन की हार्दिक सिद्धि के बिना हम नया नया चिल्ला तो उठे, लेकिन वह नया क्या है हम नहीं जान सके। क्यों? मान मूल्य, नया इंसान परिभाषाहीन और निराकार हो गए। वे दृढ़ और नया जीवन, नए व्यापक मानसिक सत्ता के अनुशासन का रूप धारण न कर सके। वे धर्म और दर्शन का स्थान नहीं ले सके। यानी कि जो वैज्ञानिक विचार हैं उन्होंने धर्म और दर्शन का स्थान नहीं लिया। हमने अपने धर्म को त्याग दिया, लेकिन हम वैज्ञानिकता को पूरी तरह अपना नहीं पाए, इसलिए हम बीच में फंसे हुए रह गए। धन्यवाद।